ईएमआरएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएमआरएस के द्वारा 124 पदों पर लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें और लास्ट डेट का इंतजार ना करें दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि इस बार ईएमआरएस के द्वारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद बहुत सारे विद्यार्थी निराश हो चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज और डाउटफुल हैं। डाउटफुल इसलिए है कि इस बार ईएमआरएस के द्वारा सबसे पहले टायर 1 का एग्जाम होगा। जो विद्यार्थी टायर 1 को क्लियर करेगा, यानी टॉप 1240 में आएगा, वही विद्यार्थी टायर 2 का एग्जाम देगा। और आपको पता है कि टायर 2 के अंदर आपका 40 सवाल जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव के होंगे और 60 नंबर का जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव का होगा। तो क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है? और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर डेस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें और डेस्क्रिप्टिव में सवालों का कैसे आंसर देना है, उसके बाद आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ठीक है। और जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी हमारे साथ ईएमआरएस की केवीएस एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को आप जरूर देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कहाँ पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने दे दिया, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। आइए हम बात करते हैं ईएमआरएस का लेटेस्ट जो टायर 2 है। देखिए दोस्तों, आपका जब टायर 1 में आप जब क्वालिफाई होंगे तो आपको टायर 2 एग्जाम देना है और जो विद्यार्थी टायर 2 में अच्छे नंबर लाएगा तो टायर 2 के आधार पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ और आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि इस भर्ती में ना तो अनुभव मांगा है ना आपका इंटरव्यू होगा। देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड देयर विल बी नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो टायर 2 के अंदर ये कहा गया है दोस्तों कि ओनली कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्ट इन द रेशियो 1/3। मतलब ये है कि मान लीजिए आपके ईएमआरएस में आपके 124 पद है तो आपको 10 गुना यानी 1240 स्टूडेंट को क्या करेंगे, पास करेंगे, वो करेंगे टायर 1। तो आप लोगों को टायर 1 एग्जाम के अंदर टॉप 1240 के अंदर आपको आना है। जब आप टायर 1 क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका टायर 2 का एग्जाम होगा और टायर 2 का जो एग्जाम में सिलेबस है वो केवल और केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, यानी लाइब्रेरी साइंस का आपका सिलेबस होगा। देखिए इसके अंदर क्या होगा, 40 तो क्या होंगे, एमसीक्यू। क्या होंगे दोस्तों, एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और 15 सवाल, ये क्या है दोस्तों, 15 सवाल होंगे आपके डेस्क्रिप्टिव के, 40 सवाल 40 नंबर के और 15 सवाल है तो एक सवाल 4 नंबर का, तो 60 नंबर के जो है सवाल होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 100 नंबर होंगे। और आपका जो टेस्ट होगा वो आपको 3 घंटे में आपको पूरा करना होगा। इस टेस्ट के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर 3 घंटे में, तो 3 घंटे बहुत अच्छा टाइम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा ऑफलाइन। क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना, शुरुआत में आपके ओमार सीट होगी, ओमार सीट में आपको ये गोले भरने होते हैं, फिर आपको क्या कह सकते हैं कि आपको जो है डेस्क्रिप्टिव के लिए आपको कॉपी दी जाएगी जहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो एग्जाम आपका क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन होगा। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा टायर 1 और उसके बाद जो टायर 1 में क्वालिफाई होगा उसके बाद आपका टायर 2 एग्जाम होगा। और टायर 2 के अंदर जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर 60 नंबर का जो डेस्क्रिप्टिव का पेपर होगा,
जिसमें 15 सवाल होंगे और एक सवाल 4 नंबर का होगा। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का, तो कितने हो गए 60 मार्क्स का क्या होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं कि सर इस बार जो है इन्होंने इस प्रकार का जो बदलाव किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बदलाव पहली बार ही हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सबके लिए कॉमन है और सबके लिए एक समान है। कुल मिलाकर मैं अगर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से EMRS में ये चेंजेज हुए हैं कि टायर 1 और टायर 2 और टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि गधे और घोड़े एक समान हो गए। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ेगा और डेली प्रैक्टिस करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस कौन सा, LIS लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का, और सिलेबस में कितने यूनिट है, 6 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है 6 यूनिट है उसको पूरा कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए। 6 रजिस्टर लाइए और हर 6 रजिस्टर लाइए और हर यूनिट का एक रजिस्टर डालिए, एक एक टॉपिक लिखिए और हर टॉपिक के बाद 2-3 पेज जरूर खाली छोड़े, ताकि समय रहते जब लाइव क्लास होती है तो कुछ नई चीज़ें अपडेट उसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले तो काम कीजिए, सिलेबस को पूरा कीजिए। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद रोजाना आप 2 या 3 टॉपिक पढ़कर उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। एक सिस्टम बना लीजिए। आप पहले आप सिलेबस पूरा कीजिए। सिलेबस को पूरा करने के बाद जैसे मान लीजिए आपने 2 तो टॉपिक, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आपने ILA टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो जब आपने ILA टॉपिक आपने अपने रजिस्टर से पढ़ लिया है, उसके बाद एक कॉपी लीजिए अलग से डिस्क्रिप्टिव के लिए, ऊपर हेडिंग लगाए ILA, और ILA के बारे में जो जो चीज़ें आपको याद है वो लिखिए, ठीक है ना। आप बिना देखे देख लिखिए कि ILA भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 को दिल्ली कलकत्ता में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है ना। ILA का उद्देश्य क्या होता है, कौन से प्रथम अध्यक्ष थे, कौन जो है प्रथम सचिव थे, ठीक है ना। तो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में बिना देखा देख आपको हर टॉपिक की 5-7 लाइन आपको आने चाहिए। मान लीजिए अगला जो सवाल आपके सामने आता है, जैसे कोई भी, और जैसे मान लीजिए आपने RRF के बारे में पढ़ा, तो RRF के बारे में आपको एक रजिस्टर में लिखना है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब सिलेबस आपका पूरा हो जाए उसके बाद रोजाना 2-3 टॉपिक पढ़कर उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको याद भी हो जाएगा और साथ साथ आपके जो 40 क्वेश्चन आएंगे MCQ उसको भी एकदम परफेक्ट आप हो जाएंगे। तो तैयारी करने का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सिलेबस पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप रोजाना 2-3 टॉपिक पढ़कर उसकी अपनी भाषा दीजिए। देखिए मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप जो है ज़्यादातर टायर 1 पर फोकस करें, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम अगर आप टायर वन को 5-6 घंटे दीजिए, कितने दीजिए, टायर 1 को 5-6 घंटे दीजिए। और रही बात है दूसरा टायर 2, तो टायर 2 को आपको क्या करना है, 2-3 घंटे दीजिए, क्योंकि अभी टायर 2 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले टायर 1 क्वालिफाई करना, तो ज़्यादा समय टायर 1 पे दीजिए और टायर 2 में 2 घंटे दीजिए, ताकि आप साथ साथ उसका भी सिलेबस आपको पूरा करना है। तो रोज़ के 2 टॉपिक लाइब्रेरी साइंस के भी पूरे कीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि जैसे ही टायर 1 का एग्जाम होगा उसके बाद आपको 2 महीने मिलेंगे और 2 महीने में आप बढ़िया सा जो है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रोजाना आप सिलेबस पूरा करने के बाद 2-3 टॉपिक पढ़कर उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे तो आप इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं
कि परीक्षा के अंदर इस प्रकार से अगर डिस्क्रिप्टिव का सवाल आता है तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। मान लीजिए एग्जाम के अंदर ये सवाल आपका डिस्क्रिप्टिव का आएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर कितनी लाइन लिखनी है, तो मुझे पता है जहाँ तक मेरा अनुमान है या जो मेरा अनुभव है, मान लीजिए एक सवाल आपके 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के लिए कम से कम आपको 6-7 लाइन तो आपको लिखनी है, ठीक है ना। अगर कोई विद्यार्थी 5 लाइन लिखता है और 5 लाइन में भी परफेक्ट आंसर लिखता है तो वो पढ़ने वाला आराम से नंबर दे देगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसको हिंदी में लिखे या इंग्लिश में। देखिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, जो अगर आप बाइलिंगुअल लिखना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित है, लेकिन जो पूछा है उस सवाल से संबंधित आपको पूरा आना चाहिए। कई जगह अपन को अंग्रेजी भी यूज करना पड़ सकता है, कई जगह हिंदी भी यूज करना पड़ सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है, सवाल क्या है कि पहले तो व्हाट इज रेफरेंस सर्विस, के संदर्भ सेवा क्या है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस अकॉर्डिंग टू रंगानाथन, के रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है, एंड एक्सप्लेन, इसको समझाइए। तो सबसे पहले सवाल पूछा है कि संदर्भ सेवा क्या होती है। तो संदर्भ सेवा क्या होती है आपको पता है कि पाठक और उपयुक्त पुस्तक का मतलब होता है पाठ्य सामग्री के मध्य सही समय पर संपर्क स्थापित करना संदर्भ सेवा कहलाता है। तो आपको यहां से परिभाषा लिखनी है कि पाठक और उपयुक्त पुस्तक, या फिर हम कह सकते हैं पाठ्य सामग्री के बीच सही समय संपर्क स्थापित करना संदर्भ सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संदर्भ सेवा कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा, जब आपने नोट्स बनाए हैं, जब आप रेफरेंस सर्विस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि संदर्भ सेवा की परिभाषा क्या है। देखिए संदर्भ सेवा का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, और जब कोई आपकी लाइब्रेरी में नया यूजर आता है या फिर नया एक रीडर आता है, पढ़ने वाला आता है, तो एक लाइब्रेरी स्टाफ का एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि नए यूजर को आपकी लाइब्रेरी में जो भी टेक्स्ट मटेरियल है या स्टडी मटेरियल है उनके बीच में उनको क्या करवाना, इंट्रोडक्शन कराना, परिचय करवाना, कांटेक्ट कराना। तो जैसे ही नया यूजर आया तो नए यूजर को आप आपकी लाइब्रेरी में जो भी टेक्स्ट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उनके बीच में जो है संपर्क स्थापित कराना। उस यूजर को बताएंगे भाई हमारे लाइब्रेरी में इस प्रकार की किताबें हैं, ये राइटर की किताब है, यहाँ पर ये नॉवल होते हैं, यहाँ पीरियडिकल पड़ी रहती है, ये एक न्यूज़पेपर होता है। तो कुल मिलाकर पाठक और पाठ्य सामग्री के बीच सही समय पर कांटेक्ट करवाना और पाठक और किताबों के बीच में जो है इंट्रोडक्शन कराना, ये क्या कहलाता है? संदर्भ सेवा कहलाता है। और उसके बाद रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है। संदर्भ सेवा क्या है दोस्तों? एक व्यक्तिगत सेवा है। रेफरेंस सर्विस इज ए पर्सनलाइज्ड सर्विस। एक संदर्भ सेवा जो है एक व्यक्तिगत सेवा भी है। देखिए हमारे यहाँ एप्लीकेशन के अंदर पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट पढ़ाया हुआ है, तो आप आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं आंसर, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो बाइलिंगुअल में भी लिख सकते हैं। तो ये तो होगी संदर्भ सेवा की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि संदर्भ सेवा को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम आप आगे बात करते हैं कि नोट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा को दो भागों में बांटा गया है। यानी संदर्भ सेवा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं, यूं भी लिख सकते हैं 2 भागों में बांटा गया, यूं भी लिख सकते हैं, और 2 भागों में विभक्त किया गया, ये भी लिख सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है रेडी
रेफरेंस सर्विस, रेडी रेफरेंस सर्विस भी जिसे हम कहते हैं, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। रेडी रेफरेंस सर्विस भी कह सकते हैं इसको, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, ठीक है ना। जो आपको नाम याद है वो लिख सकते हैं, और हिंदी में कहते हैं त्वरित संदर्भ सेवा। क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरित संदर्भ सेवा कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। दूसरा क्या होता है? लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होता है। दो प्रकार होते हैं। तो पहला तो हो गया आपके रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसे हम शॉर्ट रेफरेंस सर्विस भी हम कहते हैं दोस्तों। दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, जिसे हम दीर्घकालीन या विस्तृत संदर्भ सेवा भी कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घकालीन या विस्तृत संदर्भ सेवा भी कहते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमें तो अंग्रेजी में याद है, हमें हिंदी में भी याद है। देखिए वहां पर आपको जिस भाषा में आपको याद है वहां पर आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हिंदी में नाम नहीं आ रहा है तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कि रेडी रेफरेंस सर्विस, और दूसरा जो होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अब हम बात करते हैं वापस रेडी रेफरेंस सर्विस के बारे में। रेडी रेफरेंस सर्विस, ठीक है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरित संदर्भ सेवा। क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरित संदर्भ सेवा कहते हैं। अब आपके मन में ये आएगा कि सर रेडी रेफरेंस सर्विस क्या है, संदर्भ सेवा क्या है? तो ध्यान रखना है, रेडी रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है कि जब कोई पाठक का जो सवाल है उसका उत्तर बहुत जल्द दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्वरित संदर्भ सेवा कहते हैं। यदि पाठक का उत्तर अति शीघ्र दिया जा सके, इसकी परिभाषा क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पाठक का उत्तर अति शीघ्र दिया जा सके, रेडी रेफरेंस सर्विस कहलाता है। रेडी रेफरेंस सर्विस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रेडी रेफरेंस सर्विस कहलाता है। तो अगर कोई पाठक लाइब्रेरी के अंदर आता है या यूजर आता है, अगर वो कोई सवाल पूछता है, उस सवाल का आंसर अति शीघ्र, जितना जल्दी से जल्दी उसका अगर आंसर दिया जाता है, उसे हम रेडी रेफरेंस कहते हैं। और इसकी कितनी सीमा हो सकती है? तो रंगनाथन के अनुसार इसकी सीमा 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक होती है, ठीक है ना। रंगनाथन के अनुसार इसकी सीमा 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, ठीक है ना दोस्तों। तो 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अगर कोई यूजर सवाल पूछता है, उस सवाल का उत्तर अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर देते हो, या फिर मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर उसका अगर पाठ्य के उत्तर का जवाब दिया जाता है, तो वो हमेशा क्या होता है? रेडी रेफरेंस सर्विस में आता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो, उदाहरण एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो, तो अगर मान लीजिए किसी पाठक ने पूछा है कि इस पुस्तकालय में विलियम शेक्सपियर की कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है ना। इस पुस्तकालय में विलियम शेक्सपियर की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ठीक है ना। ये आपका रेडी रेफरेंस का उदाहरण है। किसी यूजर ने पूछा कि भाई मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूं और मुझे विलियम शेक्सपियर की जो किताबें चाहिए, तो यूजर ने पूछा कि भाई विलियम शेक्सपियर की किताबें कौन कौन सी हैं इस पुस्तकालय में, तो ये आपका रेडी रेफरेंस का आंसर आता है, जिसमें वो जो स्टाफ होता है वो आराम से अपना कैटलॉग देखकर बता देगा भाई ये विलियम शेक्सपियर की ये किताबें हैं। या फिर सवाल पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट
जो पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना, ये इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस कहाँ पर है। तो जो छोटा सवाल होता है, जैसे इपला की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो सवाल है जिसका आंसर 5 मिनट से लगाकर आधे घंटे के अंदर अंदर दिया जा सके, वो हमेशा रेडी रेफरेंस में आता है। किसमें आता है दोस्तों, रेडी रेफरेंस में आता है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है, दूसरा जो प्रकार है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस आता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घकालीन, दीर्घकालीन या फिर हम कह सकते हैं विस्तृत, विस्तृत संदर्भ सेवा, विस्तृत संदर्भ सेवा उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप उत्तर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होता है। देखिए, यदि पाठ्य के प्रश्न का उत्तर में आधे घंटे से अधिक समय लगे, क्या लगे, उसे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ध्यान रखना, यदि पाठ्य के उत्तर में आधे घंटे से अधिक, आधे घंटे से अधिक, आधे घंटे से अधिक समय लगे, उसे उसे लॉन्ग रेंज रेफरेंस कहा जाता है, उसे दीर्घकालीन, उसे लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे दीर्घकालीन या फिर विस्तृत संदर्भ सेवा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस यानी दीर्घकालीन संदर्भ सेवा क्या होती है कि यदि पाठ्य के प्रश्न के उत्तर में, ठीक है ना, यदि पाठ्य के प्रश्न के यदि पाठ्य के प्रश्न के उत्तर में, ठीक है ना, प्रश्न के, हाँ, यदि पाठ्य के प्रश्न के उत्तर में आधे घंटे से अधिक समय लगता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस यानी विस्तृत संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम के लिए, जैसे प्रदूषण का मस्तिष्क पर प्रभाव, अगर हम उदाहरण देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे प्रदूषण का मस्तिष्क पर प्रभाव, क्या दोस्तों, प्रदूषण का मस्तिष्क पर प्रभाव, कि जो पॉल्यूशन है हमारे चारों ओर इस एनवायरनमेंट में, इस पॉल्यूशन से हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव होता है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको जो स्टाफ होगा लाइब्रेरी के अंदर, वो उसके पास जो किताबें होगी उस किताबों को वो ढूंढेगा कि भाई ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सी किताब के अंदर मिलेगा, तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा समय लगे। या फिर हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नेहरू काल से मोदी काल तक भारत और जापान का संबंध कैसा रहा था। नेहरू जी के टाइम भारत और जापान का संबंध कैसा था, अब वर्तमान में मोदी जी के टाइम जापान और भारत का संबंध कैसा रहा। तो जिस सवाल का उत्तर देने में आधे घंटे से अधिक लगता है, तो उस समय वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है आपके दीर्घकालीन संदर्भ सेवा अर्थात लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस कहलाती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यही कहा था कि जब आपका ये सवाल आता है तो 4 नंबर का जो सवाल होगा, तो 4 नंबर के सवाल में मुझे लगता है कि 6-7 लाइन अगर आप सही ढंग से लिख लोगे तो बहुत होता है। 6-7 लाइन है, 8 लाइन हो जाएगी। लेकिन जो सवाल पूछा है उस सवाल के अंदर जो जो चीज़ें पूछी है वो चीज़ें उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको ये बताया है। हमने हमारे एप्लीकेशन के अंदर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरा कंटेंट बायलिंगुअल दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि कोई भी विद्यार्थी, चाहे भारत का किसी भी राज्य का विद्यार्थी है, वो कंटेंट को पढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब ये दूसरा जो सवाल है, ये दूसरा सवाल मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, ये दूसरा सवाल का जो आंसर आप अपने कॉपी में लिखकर और मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा क्या है, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी की परिभाषा क्या है, आप एकेडमिक लाइब्रेरी के माध्यम से, या एकेडमिक लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, और शैक्षणिक पुस्तकालय की कितनी श्रेणियां होती हैं। भाई एकेडमिक लाइब्रेरी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता है कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है। देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो हमेशा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई होती है, जो एक शैक्षिक संस्थानों से जुड़ी हुई होती है, जिसमें एजुकेशन संबंधित प्रोग्राम होते हैं। इसकी अलग अलग श्रेणियां होती है, ठीक है ना। जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो गई, कॉलेज लाइब्रेरी हो गई, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गई। अब स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन होते हैं, यूनिवर्सिटी में कौन कौन होते हैं, तमाम आपको जो है उसके बारे में लिखना होता है। तो ये आपको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है। इसका जो आंसर, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप लोग जो है आंसर लिखकर, आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर मुझे व्हाट्सअप करेंगे। और मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ आपको 8949992361। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस सवाल का आंसर आपको 6-7 लाइन में लिखना है। इस सवाल का आंसर लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे आंसर लिखते हैं, कहाँ पर आपकी कमी है, इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम क्या है, प्रत्येक नियम का महत्व सहित वर्णन कीजिए। कि डॉक्टर रंगनाथन के जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन की पहली किताब है, जिसे कहाँ पर जो है कब और प्रकाशित किया गया था, उसके 5 नियम कौन कौन से हैं, उनके नाम, फिर उसके अंदर क्या क्या आप लिख सकते हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर चौथा सवाल है, जीरो आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, विशेषता क्या है, उसके लाभ क्या है, कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, ये जीरो बेस्ड बजट के बारे में आपको लिखना होता है। इस प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे डीडीसी डिवाइड डेसिमल क्या है, तो आपको पता है डीडीसी विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है। इसे मेल्विन डीवी के द्वारा डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं। इसकी संरचना का मतलब क्या होता है, संरचना का मतलब इसके 10 मेन क्लास है, 10 मेन क्लास है। इसकी विशेषता और पुस्तकालय वर्गीकरण में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये इस प्रकार के जो सवाल होते हैं। और दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से ये जो है एग्जाम से पहले आपको टायर 1 और टायर 2 के ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, ये प्रैक्टिस मिल जाएंगे। ये हमारे कोर्स के साथ फ्री है, ध्यान रखना। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये दोनों किताबें हमारे कोर्स के साथ फ्री है। और आपके एग्जाम के 30 दिन पहले ये दोनों किताबें जो है आपको फ्री मिल जाएगी, क्योंकि ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकें। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैं हमेशा कहता था कि लिखो, आप नोट्स बनाओ। और समय का ऐसा चक्र आया कि अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, और जो विद्यार्थी लिख रहा है, जो लिखेगा, वही अंत में सफल होगा दोस्तों। और हमारा जो आज 1 अक्टूबर है, आज से हमारा न्यू लाइव बैच शुरू हो रहा है। वो शुरू हो रहा है आपके टायर 1 प्लस टायर 2, टायर 1 और टायर 2 का बैच शुरू हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि टायर 1 की जो सारी पीडीएफ है, उस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। क्या निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट, या फिर हम कह सकते हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन टायर 2 होगा वो लाइब्रेरी साइंस, उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। सेकेंड पेपर है लाइब्रेरी साइंस की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको नोट्स बनाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में आरपीएससी का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, और भारत में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन स्कूल इंडिया से होता है, चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए। तो इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमारे यहाँ से 100 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये सारे विद्यार्थी बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जो संघर्ष की कहानी है आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी प्रेरित हो सके और पढ़ सकें। देखिए ये हमारे लाइब्रेरियन की तैयारी। अब सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूँ कि एक तैयारी से 3 एग्जाम में सफलता, 3 एग्जाम में सिलेक्शन।
आप एक तैयारी कर रहे हो लेकिन 3 एग्जाम में सफलता, क्योंकि EMRS का नोटिफिकेशन आ चुका है और अगले महीने KVS प्लस NVS इनका भी आपका नोटिफिकेशन आ रहा है और बहुत जल्द DSS में भी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर आपका लाइव क्लास शुरू हो चुका है और जो विद्यार्थी अभी हमारा नवरात्रा ऑफर है, क्या ऑफर है दोस्तों? नवरात्रि ऑफर है और नवरात्रि ऑफर में आपको प्रत्येक कोर्स पर 20% ऑफ है। क्या दोस्तों? 20% आपको ऑफ है। हमारे यहाँ रिकॉर्डेड और लाइव दोनों आपको मिलेगी। जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे EMRS KVS NVS के PY क्वेश्चन यानी PY क्वेश्चन अगर पुराने पेपर ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो ये तीनों किताबें मंगा सकते हैं। ये तीनों किताबें आप वेबसाइट है, राजदीप बुक डिपो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप मेरा नाम सर्च करना SUMER, वहाँ पर आपको कॉम्बो में अभी ऑफर चल रहा है, किताबों के ऊपर भी अभी ऑफर चल रहा है और ये तीनों किताबें जो कॉम्बो है और कॉम्बो के साथ आपको एक मॉडल पेपर भी फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? एक मॉडल पेपर भी फ्री मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, आप आराम से एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो क्लास दे सकते हैं। तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आप अपने तैयारी कीजिए और इस पैटर्न के बाद सारे विद्यार्थी एक जैसे हो गए हैं। जो तैयारी करेगा वो आने वाले 3 एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं सफलता ले लेगा। थैंक यू वेरी मच।